वैसा। हाँ, नहीं मैम, वैसा नहीं बोल रहा मैं। फिर कैसा बोल रहे हो राहुल जी? मैम ऐसे ही अलग सा। उदास हो रहे हो क्या? वहां मन लग गया था बूट कैंप में? हाँ मैम। ठीक है तो टीचर भी पढ़ो। ऐसा ही बोल रहे थे। क्या? टीचर भी ऐसा बोल रहे थे, मन ही नहीं कर रहा अब घर जाने का। ओ, सच में बहुत अच्छा ही लग गया। परमानेंट करवा देते हैं बूट कैंप फिर, है ना? ऑनलाइन क्लास तुम्हारी यस बंद मैम। करवा देते हैं राहुल और पलक की। मैम अगली बार आप आना। मैं हूँ, इस बार भी मैं आ रही थी लेकिन कैंसिल हो गया। मतलब मैं ही आने वाली थी, हम तीनों टीचर्स जो पढ़ाते हैं तुम लोगों को, बट वो कुछ चीजें थी जो जिसकी वजह से प्लान नहीं वर्कआउट किया, इस वजह से हम नहीं आ पाए। खैर कोई बात नहीं। हाँ बोलो। मैम अगली बार तो तब तक तो बैच का ये सिलेबस खत्म ही हो जाएगा, तब तो आ सकते हैं आप बाद में। बाद में कब होगा? जनवरी जनवरी में। में बोला था। जनवरी में बोला था? अच्छा जनवरी में। यस मैम। अच्छा हाँ, फिर तो मैं आ सकती हूँ। मैम कुल्लू में होने को बोला। अच्छा ठीक है। ठीक मैम है। मैंने फीडबैक फॉर्म में लिख दिया सजेशन में कि आपको बुलाना। ठीक है। अरे नहीं, मैं आऊंगी, मेरा सच में बहुत मन था हम तीनों का आने का, बट ड्यू टू सम रीजंस आ नहीं पाए, बन नहीं पाई वो चीज ना, नहीं तो यस मेरा मैम। बहुत मन था कि तुम लोगों से मैं मिलूं। मतलब मिलना तो एक अलग बात है, लाइक बैठ के थोड़ा सा बात करने का एक अलग होता है, वर्चुअली वो नहीं हो पाती है बात। और यही रीजन था कि अभिषेक सर भी वहाँ 2 दिन के लिए आए थे, क्योंकि हम नहीं थे वहां पे, तो उन्होंने आप लोगों के साथ इंटरेक्शन शायद किया होगा। अ, यस मैम, सर बोल रहे थे कि आपने भेजा था डांटने के लिए। ये तो झूठ है। मैम मेरे को बोला था पर मैम मेरे ने साथ सर ने बोला इंटरेक्शन था, हुई आपने नहीं। बोला फिर डांट के आना। अच्छा ठीक है। मैम मुझे और आदर्श को भी बोला था, पर सर के साथ हमारी हुई नहीं, टाइम ही हो गया कल बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा 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 ठीक है। चलो मैम ठीक एक है। डाउट था वैसे। हाँ बोलो। मैम ये अवंती वालों ने इतने अच्छे अच्छे टीचर कहाँ से ढूंढ के रखे हैं? पता नहीं। मैम जितनी बार भी टीचर आते हैं सारे इतने अच्छे, पता नहीं कहाँ से रखे हैं। कहाँ से रखे हैं? बस रख दिए, इंटरव्यू लेके रखे हैं। यस मैम, वही तो गड़बड़ है। 3 3 राउंड लेके इंटरव्यू लेके रखे हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना। मैम आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे अभिषेक सर। अच्छा चलो ठीक। मैम आप बोले थे आप सबसे अच्छे मेंटर हो जो आप मुझे मिले हैं। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, अभी मैं कुछ नया तो मैं स्टार्ट नहीं करा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के ग्रुप में मैसेज आ गया था कि आप लोगों का ऑफ हो रहा है ना 20 21 22 का। सो इसलिए मैं कुछ आगे तो मैं करवाऊंगी नहीं, तो मैं आज एक बार पेपर डिस्कशन करा देती हूँ, क्योंकि मैंने जो मेजर टेस्ट हुआ था उसका करवाया भी नहीं था डिस्कशन। और जो बच्चे बूट कैंप से, जैसे राहुल तुम पलक आए हुए, बाकी बच्चे शायद ट्रैवल कर रहे होंगे, तो तुम लोगों का मेरे ख्याल से अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया होगा, है ना? हो गया ना वहां पे? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसके तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, अगर नहीं लगाए हैं तो कर लिए तो अच्छी बात है, राइट? एंड बस और उसके अलावा मैंने तुम लोगों को ना एक छोटा सा असाइनमेंट भी दिया है ग्रुप में, वो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो। मैंने उसमें केमिकल बॉन्डिंग, डीएनएफ लोग और कोऑर्डिनेशन दिया है, जान करके मैंने इनऑर्गेनिक के चैप्टर दिए हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो तुम्हारे रिवाइज हो जाए। सो आप लोगों को अगर वो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपसे बन रहे हैं तो अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत टाइम हो गया रिवाइज किए हुए, सो आप जो है उसको रिवाइज कर सकते हो। तो वो एक छोटा सा असाइनमेंट आपकी मेरी तरफ से, छोटा सा दिवाली गिफ्ट है आप लोगों के लिए, तो जिसको आपको अच्छे से यूज करना है, ठीक है? बड़े मैम काम आधे क्वेश्चन तो ट्रैवल करते टाइम ही कर लिए थे। है।
यस मैम, केमिकल बॉन्डिंग के तो जो इजी इजी थे वो तो ऐसे हो गए। सही है, ठीक है। सो वो है तुम्हारा। बाकी 3 दिन की छुट्टी है, मैंने तो पहले भी कहा था अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई भी करना, बट अच्छे से एंजॉय भी करना। और फिर 3 दिन में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाऊंगी तुम्हारी, तुम्हारे बैच की तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यू आर वन ऑफ माई गुड बैच, सही बताऊं तो। ठीक है। सो अभी मैं फिर ये करवाती हूँ तुम लोगों को पेपर डिस्कशन। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी तुम्हारे किसी प्रीवियस टेस्ट में आ चुके थे, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। और जो हमारे को टाइम मिलेगा उसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल के लगवा दूंगी, 2025 के हम कर लेंगे, ठीक है। चलो मैम मेरे पास तो थोड़ा टाइम भी है अभी। क्या बोल रहे हो? अभी तो मेरे पास टाइम भी है दिवाली के बाद का भी। छुट्टियां हैं क्या? नहीं मैम, एनएसएस कैंप हो रहा है स्कूल में ना 23 के बाद। अच्छा, तो तुम तो नहीं जा रहे होगे। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, और कोई आया है कि कम क्यों दिख रहे हैं मेरे को बच्चे? अगर मैं इन दोनों को मिला लूं, राहुल पलक को, तो उस हिसाब से 17 बच्चे होने चाहिए। गौरव कहाँ है? गर्व तुम्हारा भाई कहाँ है? पूछो उससे। पीर बख्श तो नहीं आएगा। आर्यन आ गया, संदीप आ गए, शाजिया सिमरन आ गई है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हुआ था कि तुम लोगों से ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। ये तो पलक और राहुल तुम्हारा भी टेस्ट हुआ होगा ना इसका? यस मैम। यस चलो मतलब मैम। ठीक है ना फिर। हाँ, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस कीप इंक्रीजिंग। अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारा हो गया तो तुम लीव भी कर सकते हो, थके भी होगे तुम तो चलेगा, अगर तुम्हारा ये ऑलरेडी वहां पे डिस्कशन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है डाइल्यूशन होने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है? कप्पा होता है, राइट। अब कप्पा क्या होता है? डिक्रीज होता है, ये तो यहाँ पे तो इंक्रीज लिखा हुआ है। तो आपको पता है कप्पा जो हम डिफाइन करते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए करते हैं, राइट। सो अगर डाइल्यूशन होगा तो नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, यस और नो? यस मैम। और अगर नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी हमेशा, ना कि इंक्रीज होगी। तो डाइल्यूशन करने पे आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ता है, सॉरी, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट तुम लोगों की गलत थी, राइट। फिर वो कह रहे हैं डाइल्यूशन होने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है तुम्हारी। तो स्टेटमेंट 1 गलत थी और स्टेटमेंट 2 ठीक थी, ठीक है जी, बोलो। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। जहां पे भी तुम्हें लगे कि मैम ये तो आपने बड़ा जो जल्दी से बता दिया, तो वहां पे आप मुझे रोक भी सकते हैं। यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हालांकि ग्रुप नंबर 13 से था, बट अगर आप लोगों ने मेरे से ग्रुप 15 वगैरह पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते थे। सो +1 आपको पता है। अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो मेनली +3 और +1 वाली वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखाते हैं। तो आपको पता है जो डाउन द ग्रुप है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है ना। ये मैंने ग्रुप उसमें पी ब्लॉक में पढ़ाया था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बस तुम्हें यही चेक करना है। तो थैलियम की +1 वाली ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। ये बहुत आसान है, मतलब अगर तुम लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ लिया है 12th वाला, तो अगर तुम खुद से भी पी ब्लॉक करते हो ना, ये वाला 13 और 14 वाला हो जाएगा। बट आई विल टेक ग्रुप नंबर 13 एंड 14 इन दिसंबर। 28 का देखो, गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से। वैसे तो देखा जाए तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो गैलियम का साइज बढ़ना चाहिए, बट वो कह रहे छोटा होता है। वो छोटा इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें D10 की फिलिंग हो जाती है। और आपको पता है डी वालों की शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है बढ़ने की बजाय।
तो पुअर शील्डिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलियम एटम इज द रीजन कि व्हाई गैलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन एल्यूमिनियम, राइट। ये वाला क्वेश्चन ये तो हो जाएगा। E2 रिएक्शन में क्या होता है हमारा, साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में CH बॉन्ड एंड CX बॉन्ड जो होता है सेम स्टेप में हमारा क्या होता है, ब्रेक होता है। कोई दिक्कत है क्या 4 क्वेश्चन में, तो बता दो मेरे को। सिमरन, संदीप? नो मैम। ठीक है, अब्दुल्ला, साजिया, बढ़िया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30। ये हमने उसमें भी किया था जब मैं तुम्हें हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन करा रही थी। बॉइलिंग पॉइंट का इनकरेक्ट कंपैरिजन बताना है। पहले आप मॉलिक्यूलर वेट चेक करो। मॉलिक्यूलर वेट अलग है तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास सेम है तो फिर आप सरफेस एरिया चेक कर सकते हो, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ऑल्सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, बट क्योंकि ये एल्केन्स है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा बट सरफेस एरिया इसका ज्यादा, तो ये ठीक है। आपसे ध्यान से देखो, इनकरेक्ट कंपैरिजन पूछा है। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास सेम है बट यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है जिससे सरफेस एरिया कम हो गया है, तो इसका आंसर ये आएगा। ये वाला देखो, इसमें क्या है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका ज्यादा, देख रहे हो ना। इसको ब्रांचिंग से मत देखना, ये शायद मैंने उस टाइम भी बताया था तुम लोगों को। मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले आप चेक करेंगे। सो सी भी आपका करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो मुझे रोक देना, और यार बात कर लो, फिर तो तुम 3 दिन छुट्टियों पे चले जाओगे, है ना। अपना सिलेबस भी मस्त मस्त चल रहा है। ठीक है, चलिए आइए 31 में है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो ये हो गया था। इसमें बोला है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या कारण है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का, नहीं भाई वो तो सॉल्वेंट की मूवमेंट से हो रही है चीजें। ऑस्मोसिस से क्या एंट्रोपी घटती है? नहीं, ऑस्मोसिस से बल्कि एंट्रोपी बढ़ती है, मतलब रैंडमनेस बढ़ती है। क्यों? मूवमेंट होता है ना सॉल्वेंट पार्टिकल का, कहाँ पे, जहाँ पे सोल्यूट है आपका, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो एंट्रोपी बढ़ती है ना कि डिक्रीज। ओके, वो कह रहे हैं कि पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। ये मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था मैंने तब स्पेशल बोला था कि अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन में फंसा दे कि भाई साहब एक ही डायरेक्शन में होता है तो वो गलत है। देखो सॉल्वेंट तो दोनों साइड है, सॉल्यूशन की साइड पे भी और जहाँ पे और सॉल्वेंट है वहां तो है ही, तो दोनों साइड मूवमेंट हो रही होती है, राइट। बट क्योंकि थोड़ा सा बता दूं क्या, देखो एक बार यहाँ पे सॉल्वेंट अगर भूल गए तो, क्योंकि 5 महीने पहले पढ़ाया था ये चैप्टर मैंने, यहाँ पे सॉल्यूशन है ना। तो बेसिकली आपको पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, तो इसका यहाँ पे बेसिकली प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। तो आपको क्या दिखेगा, जो नेट मूवमेंट हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड पे हो रही है। लेकिन दोनों डायरेक्शन में ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होता। तो ये भी बेटा गलत थी। सही ये थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि तुमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी ले रखी है। तुम पार्चमेंट पेपर है ना, कॉपर फेरोसाइनाइड, कोई भी यहाँ पे मेम्ब्रेन ले सकते हो। ऐसी मेम्ब्रेन हमें लेनी है जिसके जिसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हो पास हो सके। और आपको पता ही है ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है ना, TRT, तो कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड कर। क्लियर हुआ? तो ये चीज आप ध्यान रखना। और हाँ ये भी ध्यान रखना, जो आपका ये चैप्टर है सॉल्यूशन का, इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कर सकते हो इसको सही से एनसीईआरटी में से। उसके बाद है 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाइईन। आसान था मेरे लिए, Yes, तो सही बताऊं पेपर आसान था, और वो दिख भी रहा था तुम लोगों के स्कोर में कि तुम लोगों ने स्कोर भी सही किया हुआ है। अब 2 इथाइल 3 मिथाइल, अब देखो भाई 1,4 डाइईन, तो डबल बोन यहीं से प्रायोरिटी कर दूं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, हेक्सा 1,4 डाइईन। तो ये ऐसे क्वेश्चन करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो कह रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कारण होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, विच इज रोंग।
जब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाता है सॉल्यूशन की साइड पे, तो ये जो लेवल बढ़ता है, इस पे क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को हम जो बोलते हैं वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जो तुम्हारा थिक लेयर बनती है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, राइट, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कारण नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर होने का, राइट। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आपको इसका आयुपेक नेमिंग करनी है। तो मैंने मतलब तुमने पढ़ा होगा, अगर जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो आपको वहां से ट्राई कर, देखो यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा है ना, तो फिर हम उसी को प्रायोरिटी देते। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसको आपको ट्राई करना है कि लोवेस्ट नंबर मिले। तो मेरे को नंबरिंग बेटा यहीं से करनी पड़ेगी। देखो, तो 1 पे साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, 3 पे मीथाइल है क्या कोई ऐसा? 1 पे साइक्लोहेक्साइल, 3 पे मीथाइल, यही ठीक है फिर तो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 पे साइक्लोहेक्साइल गलत है, 3 4 डाइमिथाइल गलत है, 3 पे इथाइल गलत है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन फ्रेम किए गए हैं जहाँ पे आप आराम से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, आसान था। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सही है? इंडक्टिव इफेक्ट में आपको पता है पार्शियल चार्जेस आते हैं ड्यू टू, क्यों आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट हम कहाँ देखते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए कार्बन चेन एंड डेवलप पार्शियल चार्जेस ऑन एटम, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, राइट। सो ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। इसमें देखो क्या बोला है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ बढ़ता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या होता है, घटता है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना। चलो आगे, चलिए ओके। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में से ही है, मैंने शायद पता नहीं करवा दिया था ये, चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको बोला रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन न्यूक्लियस। तो बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़े वाले का क्या मतलब है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो एक बार मैं बना देती हूँ चारों। आई होप आप मेरी बात सुन रहे होगे सुमित, अब तो पेपर खत्म हो गया ना, तो आई होप मेरी ही बात सुन रहे हो, तुम कुछ और नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया है, जितने बच्चे क्लास में थोड़े इनएक्टिव रहते हैं उनका स्कोर भी डिप गया है ओवरऑल। 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सुमित इसका आंसर बताना विद एक्सप्लेनेशन। मैम ये वाला मैंने नहीं किया था उस टाइम पे। ठीक है, तो तुमने ये पूछा क्यों नहीं मुझसे कि मैम ये वाला क्वेश्चन कैसे होना था? इट मींस तुमने एनालिसिस भी नहीं किया इसका। मैम मैंने सोचा इसमें ऐसे दे रखे है कि हमें ये बताना है कि ऑर्डर में अरेंज करना है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाँ मतलब जो हमारे पास माइनस आई और माइनस एम लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। हाँ हाँ तो हाँ, उस हिसाब से हमारे पास जो लास्ट में है जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे और माइनस एम भी लगाएंगे तो वो डिक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल डेंसिटी को। बिल्कुल तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल। उसी का होगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले का होगा इधर से लेफ्ट से। फिर उसके बाद ओके सबसे कम जो है क्लोरोबेंजीन का होगा। लेकिन ठीक ऑप्शन में मेरे को दिखाई नहीं। हम्म, मतलब इसने, मैं समझ गई तुम्हारी बात सुमित। इसने, सुमित ने ये सोचा, इसमें लिखा हुआ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसने क्या किया ना, सबसे पहले वो लगा दिया जिसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रही है। एम आई राइट सुमित? यही किया ना? उसमें मेरे को ऑप्शंस में ही नहीं दिखा, समझ में नहीं आया क्या हाँ, तो लगा। मतलब देखो ऐसे केस में बिल्कुल इवन मैं भी उलझ सकती हूँ, मेरे भी पढ़ने में धोखा हो सकता है। तो अगर ये हो रहा है तो तुमने ऑप्शन बनाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर तुम्हें दोबारा पढ़ना चाहिए था क्वेश्चन को और फिर देखना चाहिए था कि कैसे ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं। इन्होंने बोला है थोड़ा सा, हाँ ये इन्होंने इस तरीके से लैंग्वेज लिखी है, हो कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, बेसिकली वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन न्यूक्लियस, राइट। सो वही आपको बताना था। तो सबसे यहाँ पे क्या है, माइनस आई और माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत कम किया जा रहा है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी में ही होगी, यानी कि 4th वाले में, राइट। और सबसे ज्यादा किस में होगी? 1st वाले में, फिर बीच में 2nd आ जाएगा और 3rd आ जाएगा।
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होगा ये वाला ऑप्शन आपका होगा। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज फिर आपको पता होना चाहिए। वैसे जेई 2022 का सवाल है। आगे आइए, 36 क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। विच ऑफ द हाउ मेनी स्पीसीज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। ये तो मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत बच्चे को करके आना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। करके आए थे क्या पलक और ये राहुल, साजिया? मैम मैंने तो कर दिया था। हाँ राहुल, मैम गलत हो गया था वो पॉजिटिव, वो मेरा भी गलत था। पॉजिटिव नेगेटिव गलत ले लिया था, उल्टा ले क्या लिया था। गड़बड़ मारी थी? फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज बना दिया था और फोर्थ में नेगेटिव। ले, कहाँ ध्यान था? किसको देख रहे थे वहां पे? इधर आओ, यहाँ पे मैम देखो। फिर कोई बात नहीं, इधर आओ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपका साइक्लिक सिस्टम में कंजुगेशन है तो चेक कर लो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे एक और नेगेटिव के नाम का 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कि एक टोटल इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये तो एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ये आपका एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, देखो एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे sp3 है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, और ये वाला देखो, इसको हम ऐसे करते हैं, याद है ये वाला सिस्टम? तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ प्लस, तो ये 3 पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक है। ये आपका फेवरेट ट्रोपोलियम कैटायन है, ये भी एरोमेटिक है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, सो अगर मान लो किसी की शिफ्ट में क्वेश्चन आता है एरोमेटिक का, तो वो मुश्किल नहीं आएगा, वो वही कंपाउंड्स आएंगे जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो अगर आपके आता है ये सवाल, प्लीज प्रिपेयर करके जाओ। देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता भी देती हूँ एरोमेटिक के सवाल कैसे आते हैं। मैंने शायद तुम लोगों को बोला था कि एक सवाल तो नेम रिएक्शन पे फिक्स रहता है, राइट? वो तो तुम्हारा है ही है, आएगा एक क्वेश्चन। तो दूसरा आता है एरोमेटिक पे। अब इसमें ना 3-4 तरह के सवाल बनते हैं, मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे बनते हैं। एक सबसे सिंपल सवाल ये बनेगा कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नोट एरोमेटिक है, ऐसा कुछ सवाल यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। और डोंट वरी, मॉलिक्यूल्स जो पूछेगा वो तुमसे आसान ही पूछेगा, मुश्किल वो नहीं पूछे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है एरोमेटिक से कि मान लो तुम्हें कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, तुमसे पूछेगा इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है ना, इसमें से कौन जल्दी एजीसी मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर लेगा। याद है ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे जहाँ पे तुम जो है AgCl निकाल रहे थे और कार्बोकेटाइन बनाते, फिर तुम्हें चेक करना था कौन एरोमेटिक बन रहा है। एसिडिक तुम देख रहे थे तो H+ निकाल के देख रहे थे कि नेगेटिव चार्ज आने के बाद कौन एरोमेटिक बन रहा है। मतलब एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशंस पे भी जो है वो क्वेश्चन वहां पे फ्रेम कर सकता है। तो एरोमेटिक का क्वेश्चन भी एक फिक्स होता है आना। अब वो कैसे भी फ्रेम कर सकता है एरोमेटिक का सवाल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करेगा और ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे, बेशक तुम कोई भी शिफ्ट में बैठ रहे हो। 37 पे आओ। आपको कुछ मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, विच इज रिडक्शन पोटेंशियल। देखो अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, फिर भी आप जो है बाय कन्वेंशन आप यही कंसिडर करोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल है। आपको क्या बोला है? सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन मेटल ऑन द कैथोड ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल अप्लाई करने पे जो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। आपको पता है ना कैथोड पे रिडक्शन होता है, मेटल का डिपोजिशन होता है, रोड थिक हो जाती है, तो आपको वो सीक्वेंस बताना है। मतलब आपको पहले ये बताना है सबसे ज्यादा डिपोजिशन किसमें होगा, फिर उससे कम, इस तरीके से तो सीक्वेंस में लिखना है। तो आपको पता है जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो खुद को टेंडेंसी रखेगा खुद को रिड्यूस करने की, तो मतलब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा फिर? मेटल डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो फिर बी का होगा, फिर उसके बाद देखो किसका होगा, नहीं बी का नहीं, सी का, फिर बी का, और उसके बाद अपना डी का, और फिर ए का, यानी कि CBDA क्या है करेक्ट ऑप्शन। मैम ये क्वेश्चन जब मैंने रीअटेम्प्ट करा तो 1 मिनट में ये हो गया था, बट पेपर में मैंने स्किप कर दिया था कि ये होगा ही नहीं मेरे से। यही हम लोग थोड़ी सी गलती करते हैं, क्योंकि वहां पे ना हमारा एकदम एक तो 3 घंटे के प्रेशर में होता है, हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या बकवास सा क्वेश्चन है,
ऐसा दिमाग में घूमता है। मैं फिर बोल रही हूँ, आप लोग चाहे आपसे वो क्वेश्चन आए बने या ना बने, आपको 2 बार स्टेटमेंट को जरूर रीड करना है। मैं ये सब बच्चों को बोलती हूँ। मेरा एक प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट था, जेई का ही बच्चा था, वो केमिस्ट्री उसकी अच्छी थी, मतलब वो केमिस्ट्री में अच्छा था, राइट, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता था, राइट। सो उसकी वजह से क्या होता था, उसके सबसे कम ही केमिस्ट्री में आते थे मार्क्स, इतने नेगेटिव हो जाते थे उसके। वो मेरे को ये कहता था, मैम मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे नेगेटिव हो रहे हैं मार्क्स, और बाकी में वो ठीक ठाक कर लेता था फिजिक्स मैथ्स में। तो जब मैं उसका रिपोर्ट एनालिसिस करती थी, मैं 45 मिनट उसके साथ रिपोर्ट एनालिसिस ही करती थी। अगर कोई ढंग से करे तो इतना टाइम लगता है। तो मैं उसका देख रही थी, वो 18 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में अटेम्प्ट कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरे को केमिस्ट्री में आता है, चलो चलो मैं कर देता हूँ, है ना। और फिर जब उसके उसके साथ जब एनालिसिस होता था तो ये पता चलता था, उसको क्वेश्चन तो आता है लेकिन उसने गड़बड़बाजियां मारी हुई है। उसने कुछ लिखा हुआ था, कुछ पढ़ कुछ और लिया, आंसर कुछ देना था दे कुछ और दिया, निकाल तो सही लिया लेकिन गलत कर दिया। ये चीजें करके उसकी 1 महीने से नेगेटिव मार्किंग हो रही थी। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो फिर उसका अटेम्प्ट रेट सबसे पहले कम करवाना चालू किया कि 18 क्वेश्चन क्यों करने हैं तुम्हें। 18 क्वेश्चन जब आपके, इवन मैं तुमको भी बोलूंगी, अगर तुम टारगेट कर रहे हो 18-20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, तो वो जब तुम्हारा आगे वाला टाइम आएगा ना, जब दिसंबर के बाद वाला आएगा, तो तुम अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखोगे कि तुम कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इतने सवाल बना लेती हूँ या बना लेता हूँ। तो फिर उसकी यही गड़बड़ थी। मैंने उसको बोला कि तुम्हें करने ही नहीं है 18 क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो उसको 13 पे लेके आई पहले, कि तुम्हें 12-13 से ऊपर जाने ही नहीं है, और फिर धीरे धीरे करना। तो जब उसने 12-13 क्वेश्चन करने स्टार्ट किए और उसने 2-2 बार स्टेटमेंट को पढ़ा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ, उसका एक्यूरेसी रेट बढ़ने लगा। और जो फाइनल पेपर हुआ था जेई 2025 का, तो वहां पे केमिस्ट्री थोड़ी आसान नहीं थी उसके शिफ्ट में, बट स्टिल वो बना पाया था 14 to 15 क्वेश्चन जो है बना पाया था, और सबसे अच्छा परसेंटाइल उसका केमिस्ट्री में ही आया था, बिकॉज केमिस्ट्री उसकी स्ट्रॉन्ग थी। कुछ कुछ गड़बड़बाजियां कर रहा था वो उसने सीख लिया, एनालाइज कर लिया, और उसका फिर रिजल्ट भी देखने को मिला। सो यस, कुछ चीजें होती हैं, हमें लगता है कि भाई हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसलिए कहते हो 2 बार स्टेटमेंट को पढ़ो। एंड अब्दुल्ला, तुम्हारे केस में भी या किसी और बच्चे के साथ ये होता है, देख के नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, हमेशा 2 बार पढ़ो, फिर डिसाइड करो कि नहीं हो रहा है, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सीख ले लो, तुम्हारे काम आएगी। 38 पे आओ। 38 में आपको ये बोला है कि रेट लो बताना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है भाई, बता देते हैं फिर। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा ना ऑर्डर क्या है, उसके बिना तो नहीं बता पाओगे ना। चलो, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। सबसे पहले हम बी के लिए चेक कर लेते हैं, तो ये वाला सेम है, कंसिडर कर लो पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट। 1 से 2 क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है ना, ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 0। तो यानी कि ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये भी तुम चेक कर सकते हो। इसको पहले और लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट को तो सेम मान लो, पहले और तीसरे में 2 टाइम्स हुआ है और इसमें भी 2 टाइम्स हुआ है, तो यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। देखो जेई में ऐसा क्वेश्चन, ये जेई का ही सवाल है, बट ये थोड़ा पुराना सवाल है, तो अगर जेई में सवाल आया तो टाइप यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वो क्वेश्चन का, समझ रहे हो, पूछने का तरीका बदल सकता है। मान लो कुछ चीजें ऐड कर दी, वो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास में कि कैसे तुम्हें वो पूछ सकता है। मान लो बीच में से कोई घुमा दे, वो कंसंट्रेशन कहेगा बताओ भाई क्या हो, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। हाँ, अगर उसको थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट करना है तो वो क्या करेगा, तो वो कैसे करेगा, इधर देखना एक बार। यहाँ पे तुम्हारा एक तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा कि 2 सेम मान के छुपा लो उसको, दूसरा निकाल लो। एक में ऐसे होगा कि सेम मिल ही नहीं रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। तो उसमें तुम्हें फिर वैसे वाले मेथड से जाना पड़ेगा, 2 एक्सपेरिमेंट को ले लो, है ना, फिर उनका रेट लो, लिखो, फिर कंपेयर करो पावर, जैसे तुम स्कूल में करते हो, फिर तुम्हें वैसे वाले मेथड से जाना पड़ेगा,
बट फिलहाल इस पेपर में अगर मैं बात करूं तो उसने सिंपल सा ही पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वालों का फेवरेट है, मैं बता दे रही हूँ। एक ग्राफ का क्वेश्चन भी फिक्स होता है, वन ग्राफ क्वेश्चन इज फिक्स्ड एवरी ईयर, और वो कहाँ से आएगा? वो तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स से आ सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ सकता है, और सॉल्यूशन से आ सकता है। तो रेडी रहो ग्राफ वाले क्वेश्चन से, अच्छे से करना है। जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन है पीवाईक्यूज कर डालो उनसे रिलेटेड, राइट। आरएनएस इक्वेशन भी आ जाती है केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्टेप स्लो। अगर पहला फास्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? उसकी कम होगी। और दूसरा स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी उसकी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये तो एक ही स्टेप में रिएक्शन दिखाई हुई है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे पहला स्टेप में ही एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा दिखाया हुआ है, यानी कि पहला स्टेप स्लो है सेकंड वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका क्या होगा? सी वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। और ध्यान से देख लो, एक्सोथर्मिक भी दिया हुआ है ना। तो वहां पे ये डी में एक और ऑप्शन बन सकता था, ये वाला ध्यान से देखना एक बार, ये वाला बन सकता था। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक है तो ये भी ना होता, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती? रिएक्टेंट से कम होती। कर लोगे ऐसे वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले? यस मैम। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, आई होप कर लेते हो तुम। आगे अब पूछा आपसे कौन सी नोबल गैस लीस्ट पोलराइजेबल है। देखो साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा। देख लो कौन सा छोटू साइज का है हीलियम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से ही है। टोटल 11 क्वेश्चन रिपीट थे भाई तुम लोगों के, किसी ने नोटिस किया नहीं किया आई डोंट नो। 11 क्वेश्चन रिपीट थे तुम्हारे पूरे के पूरे। चलो 41 में आओ। 41 में क्या बोला है? ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिल्कुल ठीक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार ये होते हैं। डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, एनसीईआरटी का पहला पेज। ये दोनों मेटलोइड्स होते हैं, मेटलोइड्स, और ये आपका मेटल होता है। ठीक है, सो ये भी ठीक है, सारी स्टेटमेंट ठीक थी। बोन डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, डायरेक्ट मैं लगा रही हूँ। हमें लगता है फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन से भी कम होता है क्लोरीन का। क्लोरीन से तो होता ही होता है, ब्रोमीन से भी कम होता है। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन फिक्स होता है किससे? किससे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब 100% तुम्हारे पेपर में आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ये फिक्स है, हो ही नहीं सकता कि वो ये यहाँ से सवाल ना दे। 10 शिफ्टों में से तुम्हें 7 शिफ्ट में ये वाला सवाल देखने को मिलेगा। हाँ, अगर उसको थोड़ा लेवल बढ़ाना है इनऑर्गेनिक का तो किसी चैप्टर के साथ वो मिला के दे सकता है। जैसे तुम लोगों ने देखा भी होगा ना, वो एक्स वाई करके दे देता है, फिर पूछता है इनमें से कौन से एम्फोटेरिक हैं, बताओ उसमें कितने अनपेयर्ड हैं, ऐसा कुछ दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम ना करे। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें तो पूछा है सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, तो देख लो सेम किस में आएगा। कैंडियम 2+ और इसमें ही आएगा मेरे ख्याल से। तो कॉपर 2+ में क्या होता है? D9, और इसमें क्या होता है? स्कैंडियम, यानी कि 4s2 3d1। तो 3d1 रह जाएगा, दोनों में ही एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना करवा चुकी हूँ। सोडियम मिथॉक्साइड क्या करेगा ये? वैसे ये ईथर की रिएक्शन है, अब आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, अब तो कर लोगे ये। तो मैंने बोला था यहाँ पे SN2 नहीं होगी तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एलिमिनेशन होगी। तो बस एसिडिक प्रोटोन निकालेगा ये और टाटा बाय बाय। मतलब आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन यहाँ पे बन जाएगा। सिमरन क्या हुआ, नेटवर्क इश्यू है क्या?
बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है सिमरन, है क्या क्लास में? यस मैम। क्या हो गया, नेटवर्क इशू कैसे हो रहा है इतना? मैम यहाँ पर हमारे एरिया में कई दिन से हो रहा है मैम, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो प्लीज मेक श्योर करना कि अच्छे से वैसे तो आज मैं डिस्कशन ही करा रही हूँ, बट रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताओ भाई, SN1 रेट तुम ही बता दो यार, मैं ही बोली जा रही हूँ। चलो, मैंने तो सोचा था आज मैं बोलूंगी नहीं और मैं ही सबसे ज्यादा बोल रही हूँ। चलो, स्टेबल कार्बोकेटाइन। हाँ राहुल, आवाज तुम्हारी इतनी धीरे क्यों आ रही है? मैम स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दो। वेरी गुड, कहाँ बनाऊं? डबल बॉन्ड के अल्टरनेट। ऑप्शन बोल दो ना। मैम डी। हाँ, कौन सा कार्बोकेटाइन है ये राहुल? एलाइलिक। वेरी गुड, देख लो बुक कैंप का असर। एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, बाकी सब में नहीं होगा। फिर से समझा दूं एक बार। तो देखो, यहाँ एराइल एलाइड में नहीं होती है रिएक्शन, विनाइल एलाइड में नहीं होती है, ये भी आपका sp2 कार्बन से, यहाँ पे भी नहीं होगी, तो डी वाला तो करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, ये दिया ना थोड़ा ढंग का, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बताना भाई। तो चलो फिर स्टार्ट करें, अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से, ऐसे क्वेश्चन तो हर टेस्ट में आ रहे हैं भाई। देखो भाई, कौन कौन सी पोजीशन है जहाँ पे क्लोरीनेशन हो सकता है? ये वाला ही है, ये वाली है, ये वाली और ये वाली, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई? ये वाली मत करा देना, क्योंकि ये और ये सेम है बेटा। चलो बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो आइसोमर का मतलब पता है ना तुम लोगों को, या गायब हो चुका है? GI प्लस ऑप्टिकल, और वो फॉर्मूला याद रखना जो बताए थे मैंने। यहाँ पे देखो, कोई कायरल सेंटर नहीं दिख रहा मुझे और GI भी नहीं शो होगा, तो यानी कि इसके नाम का तो एक ही होगा काउंट, है ना? यहाँ पे आओ, कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई GI नहीं है, इसके नाम का भी एक ही होगा, ठीक है? बोलो। यहाँ पे देखो, दो कायरल सेंटर है और एसिमेट्रिकल है, हालांकि ये वो भी है, GI भी दिखा रहा है, लेकिन याद करो मैंने बताया था कि अगर कोई सेंटर ऐसा है जो कायरल भी और वो GI भी दिखा रहा है, तो क्या कंसीडर करोगे? कायरल सेंटर। तो ये एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल में 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n क्या हो गया? 4। चार कौन से बनेंगे? दोनों वेज पे, दोनों डैश पे, एक वेज, एक डैश और एक डैश और एक वेज, ठीक है? चार यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे देखो, है क्या कोई कायरल सेंटर? नहीं है मैम, यहाँ तो नहीं है, तो और क्या बनेगा? कुछ बन रहा है यहाँ पे लास्ट में? कौन बताएगा? कुछ है? कायरल तो नहीं है, GI है क्या? हाँ मैम, ये रहे, दोनों बार वेज पे लगा दो, सिस बन जाएगा, और एक बार वेज और डैश, यानी कि ट्रांस। तो दो इसके, तो 2 4 2 6 7 और 1 8 इज द फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे पेपर में हमेशा। चलो आगे, हाँ बोलो बोलो। मैम इसमें ये पूछना था कि मैम इसमें रिंग एक्सेप्शन एक्सपेंशन नहीं हो सकती? किस चीज की एक्सेप्शन? मैम रिंग एक्सपेंशन। 46 में यस मैम। रिंग एक्सपेंशन तो वहां होती है ना जब तुम कार्बोकेटाइन बनाते बेटा। ये तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, ये तो रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, यहाँ पे तो सिंपल तुम्हें Cl लगा के देखने हैं बस, और फिर उसमें चेक करना है कौन स्टीरियो आइसोमर बनेगा। ओके। समझ रहे हो? हाँ मैम, GI वाला रह गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखना है ना, तुम्हें सारी जगह नजरें मारनी है कि क्या दिया हुआ है। साइक्लो एल्केन सिस्टम तो नहीं करना, मैं फिर समझा रही हूँ। ऐसे केस में आपको नहीं सोचना, लाइक मतलब रीअरेंजमेंट का अगर दिमाग में आया भी है, अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तुम्हारे जहाँ पे ये तुम्हें मोनोक्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन जो भी दिया हुआ है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, जो कंपाउंड है बस उसी में ही आप चेक करो कौन सा CH का बॉन्ड ब्रेक होगा
और वहां पे Cl लगेगा और बस वो बनाओ और उसमें चेक करो, बस खत्म, और नहीं करना। चाहे वो Cl2 हीटिंग दे रखा हो, Cl2 सनलाइट दे रखा हो, Br2 हीटिंग दे रखा हो, Br2 सनलाइट दे रखा हो, या NBS कुछ दे रखा हो, तो बस ये चीज इस तरीके से ध्यान रखिए। चलो 47 तो बहुत बार पेपर में आ चुका, बताना है क्या मैंने ये? सबसे पहले तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो, 0 आएगा क्योंकि कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो तुम बना सकते हो ना। करवाना है ये बताओ। एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, एक ये बन जाएगा, तीन 6 7 8 नहीं, कितने कार्बन है? 3 है ना, मैंने 4 कैसे बता दिया? ठीक है, 2 तो ये बन जाएंगे और एक ये बन जाएगा, 3 3 6 और 3 9। उसके अलावा ये प्राइमरी एक सेकेंडरी भी बना सकते हो, देखो, और एक टर्शरी, तो टोटल इसमें 4 बन रहे थे। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन तुम्हारे इसमें, क्या बोलते हैं, टेस्ट में। 48 कर लोगे क्या? 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है इतने पानी में, वेपर प्रेशर बताना है पानी का। तो आपको पता है सोलवेंट का जो, यानी कि पानी का जो वेपर प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू रोल्स लो, पी नॉट ऑफ वाटर और काई ऑफ वाटर। अब इसका कितना होगा? 762 होगा, हालांकि दे नहीं रखा, बट आपको पता होना चाहिए, इतना ही लोगे। फिर काई ऑफ वाटर क्या होगा? मोल्स ऑफ वाटर बाय वाटर के मोल्स प्लस ग्लूकोज के, निकाल लोगे। बस इसको तुम्हें सॉल्व करना था, ये क्लास में ही करवाया था मैंने सवाल। 752.4 आता है इसका आंसर, और क्योंकि तुम्हें नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 752 आप लिख सकते हो। ठीक है, किसी को बताओ हो जाएगा ये? चले ठीक, बताओ 49। सबका हो जाएगा? आरुष, समीर, आरुष कैसे होगा? हाँ मैम इसमें आपको कंडक्टिविटी दी है, हाँ, और वहां से हम पहले वो निकाल देंगे, मतलब तो हो तो जाएगा ना, पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, अप्रोच क्या होगी? रेजिस्टेंस आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, यस कप्पा आपको दिया हुआ है 1.4, ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन है उसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 280। मोलर कंडक्टिविटी निकालना है 0.5 मोलर। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी होता है कप्पा इंटू 1000 बाय ये कंसंट्रेशन। अब तुम्हारे पास कप्पा है क्या? इसका कप्पा, कप्पा कप्पा इंटू, ठीक है, सो कप्पा इंटू 1000 बाय सी, राइट। सो अब कैसे निकालोगे इसको, बताओ भाई। हम पहले स्टार कांस्टेंट निकालेंगे। हाँ, कंसंट्रेशन तुम्हें दे रखी है 0.5 मोलर। अब कप्पा क्या होता है? जी इंटू जी स्टार होता है ना। अब ये जी स्टार तो कांस्टेंट रहेगा, तो तुम्हें यहाँ से जी स्टार ही निकालना, ठीक है। तो कप्पा इंटू रेजिस्टेंस आपका L बाय ए आ जाएगा, और इसी को पुट करना है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे G क्या है? 1/r विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 280। तो इसको सोल्व करना है, ये भी पहले आ चुका है। और ध्यान रखना, इधर आओ, यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर मोल में आया है, तो यहाँ पे 1000 से नीचे कर देना,
वैसे तो तुम आंसर निकालोगे, तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल जाएगी क्योंकि सेंटीमीटर में आएगा फिर तुम्हारा आंसर, बट तुम्हें अगर मीटर में दे रखे तो डायरेक्ट नीचे ही 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो तुम्हारा फिर सेंटीमीटर में आंसर आएगा, फिर उसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। 50 वाला हुआ था क्या? हो गया था। ये वाला क्वेश्चन जो है काफी बार आया भी हुआ है JEE में और हमने किया भी हुआ है। मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे करना है। आपको क्या दिया हुआ है, एक कंटेनर हैज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड A एंड B और दोनों ही कंपाउंड डिकम्पोज हो रहे हैं बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ लाइफ दे रखी है, A की 25 मिनट और B की दी हुई है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कैसे करना है, करना तुम लोगों को ये 50 मिनट। आपको बोला है A और जो B की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ A इज 10 टाइम्स ऑफ B नोट, ये आपको गिवन है। निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ A किसी टाइम t पे, जो हमें निकालना है A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ B, ऐसे करके निकालना है। और AT क्या होता है, A नोट e रेज टू द पावर माइनस KT यानी कि KA ले लो, और ये क्या हो जाएगा V नोट e रेज टू द पावर माइनस KB इंटू T। हो जाएगा क्या ये बताओ। अब ये A नोट क्या है, 10 टाइम्स ऑफ V नोट है क्या, देखो भाई। हाँ मैम, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसको नीचे ले जाओ, देखना ठीक है। e रेज टू द पावर माइनस KB प्लस KA। अब ln ले लो दोनों साइड, ln e क्या होता है 1, तो KA माइनस KB इंटू T। KA क्या हो जाएगा बच्चों, KA क्या होता है ln 2 बाय, याद है T हाफ क्या होता है ln 2 बाय K, याद है। तो KA क्या हो जाएगा ln 2 बाय T हाफ। T हाफ कितना है, A के केस में 25 और इसके केस में कितना है 50, और ये टाइम हमें निकालना। आई होप अब सोल्व हो जाएगा तुम लोगों से, हो जाएगा। देखो 50 आ जाएगा आंसर। निकाल के देखो आ रहा है क्या, ln 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और टाइम तुम्हारा आ जाएगा 50 मिनट। ठीक है, बताओ डन। तो ये थे तुम्हारे कुछ आसान 25 क्वेश्चन। इसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा जो तुम लोगों को नहीं करना है, मतलब कई होता है ना, मैं बता देती हूँ ये डिफिकल्ट है ये नहीं आता, तो मैं ये बताना चाहती हूँ इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आता। क्या कृतिका, क्या बताना है मेरे को, कौन से क्वेश्चन में? मैम ln से दोबारा बता दोगे? आगे सोल्व कैसे करना है? यस मैम। ln 2 बेटा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा बताओ। बस इसको सॉल्व कर लेना, 50 LCM ले लो, कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 1/25। अरे 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 1/25 या 1/50? 1/50 मैम। हाँ हो गया कृतिका। यस मैम। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे तुम्हारे जो इस तरीके से हो गए। इस संडे तो तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, अब तुम्हारा 26 अक्टूबर को है अल्कोहल फिनोल और ईथर का, तो उसकी तुम प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ तुम लोगों को अल्कोहल फिनोल के 25 के। ठीक है, मैंने 23, 24, 22 के तो ऑलमोस्ट सारे ही करा दिए, इसके भी मैं करा देती हूँ।
अच्छा चलो कुछ बताओ फिर, तब तक मैं डाउनलोड कर दूं PDF। हाँ बताओ भाई क्या चल रहा है, आज तो तुम कुछ बोले ही नहीं। शांति में क्यों, इतनी शांति क्यों बना रखी है तुम लोगों ने, हैं? मैम बूट कैंप का बताना है। नहीं कुछ भी बता सकते हो, कोई बच्चे जो बाकी बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं। मैम पटाखे हो रहे हैं बस। पटाखे बज रहे हैं? बूट कैंप में भी रात को इतने जोर जोर से बजते थे उधर होटल के बाहर। हाँ अच्छा, तुम बढ़ जाते थे क्या? नहीं मैम बड़े जोर से होते थे, उनको लगता था हाँ हम तो वही फोड़ तो रहे कह हैं। रहे हो, तुम बजा सकते हो, कर सकते हो तुम ये चीज, ना है? भाई मैं उधर के तो कोऑर्डिनेटर इतने, क्या बोलूं अब। अच्छा वहां पे लड़कों भी का तो बोले थे? अच्छा सुनो ना राहुल, वहां पे बोले थे या चुप थे? लड़कों को तो बाहर निकलने को भी मना रखा था उन्होंने। ओह माय गॉड। मैम कल डम्स्टराज खेली थी कल। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि राहुल वहां पे भी तुम बोले थे या कुछ नहीं बोले थे? जैसे क्लास में तुम बहुत बोलते हो ना, तो वहां बोले थे या चुप थे? मैम पलक से पूछो। क्यों पलक से क्यों पूछूं? पलक क्या यही देख रही थी कि तुम बोल रहे हो या नहीं दे रहे हो? वो तो पढ़ाई कर रही होगी अपनी, नहीं मैम वो मेरी बेंच या से तुम आ गई साथ थी। बैठे थे? हैं? नहीं मैम, मैम जिस टेबल मैम पे मैं मैं था आगे उससे बैठी आगे थी वाले। पीछे बैठी थी। अच्छा हाँ हाँ, तो तुम बोल रहे थे क्या राहुल? नहीं मैम ये नहीं बोल रहा था। अच्छा मतलब ऑनलाइन क्लास में ही बातें होती है बस। मैम फिजिक्स और मैथ्स वाली मैम के साथ तो काफी बात हुई, फिजिक्स वाले सर से कम ही हुई वैसे। बाद में हुई थी, आज सुबह काफी बात हुई सबसे। सही है, ठीक है। मैम चलो पूरा क्वेश्चन। ओवरव्यू दे दिया तीनों हाँ टीचर्स को। हिमाचल का ओवरव्यू दे दिया सभी बच्चों ने मिलके आज। ठीक है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसमें। बेटा तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि जो 2025 के इसमें जो सवाल डाले हुए हैं ना इस मतलब इस PDF में, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दूसरे एल्डिहाइड वाले चैप्टर के डाले हुए हैं। तो जो अभी तक मैंने कवर नहीं करवाया उसको मैं नहीं करवा रही हूँ, बट हाँ जो मैंने कवर करवा दिया उसको हम कर सकते हैं। तो तुम ही करोगे, मैं तो करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तुम ट्राई कर सकते हो, करना एक बार ट्राई। और कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, माइक वो हैंड रेस करेगा। प्रिंस ने कर लिया है, संदीप ने कर लिया है, और श्रुति, आरुष, धनंजय। धनंजय लेट आए हो तुम? मैम प्लेटफॉर्म पे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी राहुल, और बताओ, राहुल ने कर लिया क्या? श्रुति ने कर लिया? हाँ श्रुति। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी या A? कौन सा सी। ऑप्शन है? सी। ठीक है, क्या सी विल बी द करेक्ट ना? देखो हमने किया था कल ऐसा, HBr के साथ रिएक्शन करानी है। देखो आपको फिनोल मिलना चाहिए, सो यहीं पे ही मिलेगा फिनोल, क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, राइट? अब वो यहाँ पे तो अटैक कर नहीं सकता है, यहीं पे अटैक करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे एक तो मिथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा और तुम्हें फिनोल मिल जाएगा। बाकी सही क्यों नहीं है एक बार देख लो, यहाँ पे भी वही होगा। हाँ, यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, देखो, बिकॉज यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। तो यहाँ पे तो भाई मीथेनॉल मिल जाएगा फिनोल की जगह, और यहाँ पे आपका Br लग जाएगा, मतलब बेंजाइल ब्रोमाइड, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, यहाँ पे भी प्रोटोनेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, SN1 होगी यहाँ पे भी, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ये अच्छी बात, वैसे तो देखो क्वेश्चन उसने ना काफी आसान कर दिया ये थर्ड वाला देख के, बट आपको बाकियों का भी पता होना चाहिए। अब ये देखो, अगर मैं इस साइड ब्रेक कराती हूँ तो मुझे बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, राइट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी चलो मेरे को बताने का मौका मिल गया। और यहाँ का अगर तुम ब्रेक करवाते हो तो टर्शरी मिलेगा, यस, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। यानी कि ये तो बनने नहीं वाला है, फिनोल तो किसी भी हाल में नहीं बनेगा, राइट। अब ना यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना चाहती हूँ, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है ना, और यहाँ पे ये सिर्फ प्लस आई की वजह से और हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल हो रहा है। और मैंने तुम्हें बताया था कि रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बेसिकली जब इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर किया गया तो देखा गया कि जो टर्शरी ब्यूटाइल वाला होता है ना कार्बोकेटाइन, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। ये आप लिख भी सकते हो अगर कहीं पे नहीं लिखा है आपने, या मैंने कभी शेयर नहीं किया तुम्हारे साथ ये बात, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तीनों मिथाइल क्या लगा रहे हैं, प्लस आई लगा रहे हैं पहली चीज, और 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, यानी कि 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनते हैं। इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती, समझ रहे हो। तो ये बॉन्ड जो है बेसिकली वो फिर ऐसे ब्रेक करेगा, देख रहे हो सारे बच्चे। तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिलेगा, ठीक है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, हालांकि कभी ऐसे फंसाया तो नहीं है अभी तक तुम लोगों को, बट स्टिल लिख लेना अपने GOC में ही अगर नहीं लिखा हुआ है तो। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ क्या, कि यहाँ पे भी आपका फिनोल जो है यहाँ पे नहीं बनने वाला है, ठीक है क्या, बोलो। तो यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। थर्ड वाली रिएक्शन हमें नहीं करनी है, क्लेजन रिएक्शन, इस चैप्टर में वो नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर में हम देख लेंगे, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं तुम्हारे JEE में, ये सिर्फ इन्होंने 2025 में दे दिया क्लेजन वाली रिएक्शन, राइट। बट ठीक है, अगर इन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो मैं तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन, एक्चुअली एल्डिहाइड वाली रिएक्शन है, पता नहीं यहाँ क्यों डाली इन्होंने, तो जब मैं वो चैप्टर कराऊंगी तो एक बार बता दूंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये रिएक्शन, लेकिन आई नहीं हुई ये लास्ट, ये मुझे याद भी नहीं है आया अभी तक ये नहीं आया था क्वेश्चन, 7 साल से तो नहीं आया ऐसा क्लेजन पे कोई रिएक्शन मेंस में, एडवांस में आया है, ठीक है। तो ये अभी के लिए नहीं करना, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू एल्डिहाइड वाला चैप्टर। ये तुम कर सकते हो फोर्थ वाला, देखना क्या किया उसने, what amount of bromine will be required to convert 2 ग्राम of phenol into this। आ गया, क्या किया इसने ये वाली रिएक्शन को मोल कॉन्सेप्ट से जोड़ा है, याद है फिनोल की ब्रोमिनेशन हम लोगों ने कराई थी। अब इसने मोल कॉन्सेप्ट दे दिया है, इसने बोला 2 ग्राम फिनोल के लिए कितना ब्रोमीन चाहिए, तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकाल के मुझे बताओ कितना आ रहा है। मैम फिनोल का 94। यस मैम। पक्का एक बार चेक कर लो इसका कितना होगा, 16 और 16 कितना होता है 22, 94, 94 आ जाएगा। तो 94 ग्राम के लिए कितना ब्रोमीन चाहिए भाई, 3 इंटू ब्रोमीन का देखो मास भी दिया हुआ 80, तो 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए, निकाल लोगे। यस ठीक है, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। 10 पॉइंट समथिंग आएगा जब तुम इसको निकालोगे, ठीक है। और वैसे भी ऑप्शन में डिफरेंस है तो तुम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी
ले सकते हो। ओके, सो ये इसका आंसर। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला भी देखो काफी पॉपुलर रिएक्शन है अपनी ये वाली, बिना ऑप्शन के भी तुम कर सकते हो। पहला कौन सा प्रोसेस है? डोज प्रोसेस, है ना। कृतिका क्या बनेगा? ए क्या बनेगा? कृतिका, Yes. हाँ जी बेटा। क्या नाम है इसका? साजिया क्या बनेगा बेटा? ए। फिनोल। वेरी गुड। अरे ये पॉपुलर रिएक्शन है यार, ऐसे मत करो। गर्व, बी क्या बनेगा? गर्व, बी क्या बनेगा? सो गया क्या गर्व? नो मैम, कर रहा हूँ। करना तो है ही नहीं इसमें, बस बताना है। बाकी और बच्चे हैंड रेज करो। प्रिंस, आर्यन, राहुल और सिमरन ने किया हुआ है हैंड रेज। संदीप आप बताओ। बेंजोक्विनोन। वेरी गुड। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बेंजोक्विनोन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो बस देख लो कौन से ऑप्शन में था ये, सेकंड में था। चलिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करो बेटा। मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि अल्कोहल फिनोल सच में एक आसान चैप्टर है, तो तुम लोग इसको स्किप नहीं करोगे, आराम से यू विल गेट 4 मार्क्स आराम से। देख तुम नोटिस करो सारी रिएक्शन जो अभी तक मैंने जितने भी पीवाईक्यूज तुम्हें क्लास में करवाए हैं या घर के लिए दिए हैं, सब एनसीईआरटी बेस्ड है ऑलमोस्ट। बाकी बच्चे करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, मजा क्या फिर। वेरी गुड। क्या आएगा पलक? ऑप्शन नंबर 3। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनोल का बढ़ता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना, मोलिकुलर मास बढ़ने से वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है ना बेटा उस पे। ठीक है, ये तो पलक। Boiling point of alcohol and phenol are higher in comparison to other compounds such as ether, haloalkane। बिल्कुल एनसीईआरटी की फिजिकल प्रॉपर्टीज की लाइंस है, उन्होंने शब्द भी नहीं बदले, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके दिया है। इसीलिए जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अल्कोहल की, फिनोल की, ईथर की, हेलोएल्केन की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कहीं पे लिख लो कि वो तुम्हें, बेशक अब मत पढ़ो लेकिन आगे जाके एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग मारनी पड़ेगी, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और जब हमें पता है जहां से क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें करना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गई और स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू। 7th नहीं करना बिकॉज फेलिंग टेस्ट तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन में करवाऊंगी मैं, तो ये नहीं करना एल्डिहाइड वाले टेस्ट अभी, है ना। बस ये देखो 7 क्वेश्चन पूछे थे इसमें जनवरी शिफ्ट में, जिसमें से 2-3 तो इन्होंने दूसरे चैप्टर से ही पूछ लिए। ठीक है, सो वही मैं कह रही थी तुम्हें कि प्योरली क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्कोहल फिनोल कम देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सवाल है। देखो क्या पूछा है, कंसेप्चुअल सवाल है। वो कह रहा है डाइमिथाइल, इसके लिए तुम्हें ईथर की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। डाइमिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, however diethyl ether is soluble in water to a very small extent।
डाइमिथाइल ईथर क्या होता है? ये। और डाइइथाइल ईथर क्या होता है? ये, है ना? अब तुम देखो, वो कह रहे हैं कि ये सोल्यूबल है, ये कम है, मतलब क्या ये ठीक है क्या? देखो यहाँ पे होता क्या है, आपको पता है कि वाटर क्या है, पोलर है, राइट? तो ये वाटर के साथ क्या कर जाता है, इंटरेक्ट कर जाता है, ठीक है? इसलिए जो ये लोअर मोलिकुलर मास वाले ईथर होते हैं, जैसे डाइमिथाइल ईथर है, ये सोल्यूबल हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे, जैसे डाइइथाइल ईथर है, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, तो ये इतना अच्छे से हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, इसीलिए ये सोल्यूबल तो होते हैं पानी में बट कम होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पता होगा जिसको वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड टू ड्राई इथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल। समझे इस स्टेटमेंट को, क्या बोला वो कह रहे हैं कि सोडियम मेटल को क्या तुम यूज कर सकते हो डाई इथाइल ईथर को ड्राई करने में, और इथाइल अल्कोहल को नहीं, मतलब इथाइल अल्कोहल में नहीं कर सकते। देखो अगर मैं ईथर की बात करूं, अब ड्राई करने का क्या मतलब है, पानी होगा ना इसमें, तभी तो सुखाने की बात हो रही है। तो तुम्हें पता, अगर तुम सोडियम मेटल डाल दोगे, मान लो ये जो ईथर है इसमें पानी भी है, तुम्हें पता है ईथर के साथ सोडियम की रिएक्शन नहीं होती, मैंने कल बताया था तुम लोगों को, कल पता नहीं परसों वाली क्लास में, सोडियम के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा ईथर, लेकिन वाटर के साथ कर देगा, आपको पता है H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो मतलब ईथर में जितना पानी होगा उसके साथ सोडियम रिएक्ट कर करके H2 गैस इवॉल्व करेगा, तो बेसिकली उसने क्या किया, ड्राई कर दिया, जितना मॉइस्चर था गया, यानी कि ये बात तो ठीक हो गई। लेकिन वो कह रहा है इथाइल अल्कोहल को नहीं कर पाएगा। अब देखो इथाइल अल्कोहल में तुम क्या करोगे, इसमें भी मतलब पानी होगा, तब ये ड्राई की बात हो रही है, तो अब सोडियम मेटल जो है वो इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, है ना? बिकॉज ये वाला H भी एसिडिक है, ये वाला भी, तो यानी कि इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, गेटिंग माय पॉइंट, अल्कोहल के साथ भी करेगा और वाटर के साथ भी करेगा, तो यहाँ पे मिक्सचर कुछ मिलेगा तुमको। तो यानी कि सोडियम मेटल को आप यूज कर सकते हो टू डाइइथाइल ईथर बट नॉट विद इथाइल अल्कोहल, क्योंकि वो इथाइल अल्कोहल के साथ भी क्या कर दे रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस मैम। यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी क्या है अपना, सही है, इसलिए यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट मेरी क्या है, सही है, ठीक है? सो यस, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन ना मैंने तुम्हें ये वाले 3 रिएजेंट तो बता दी, ये वाला रिएजेंट तुम्हें मैं एल्डिहाइड कीटोन में बताऊंगी, बट एक बार हम कर लेते हैं, एटलीस्ट हम तीनों रिएजेंट को यूज कर सकते हैं, है ना? देखना एक बार, साइक्लोऑक्टेन क्या होता है, बना सकते हो? बना दिया, देखना एक बार। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, E2 एलिमिनेशन, बोलो। सोडामाइड क्या करता है, वो भी बेस है, वो भी क्या करेगा, इसको निकालेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा ऐसा कुछ, हाँ? उसके बाद ये क्या करता है, मर्क्यूरिन एसिड, याद है, याद करो। यस मैम। फिर टोटोमेरिज्म हो जाती है, ये आ जाएगा, देखना एक बार, ठीक है? सो देखो ऑप्शन में ये भी है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें इसका मतलब नहीं पता क्या करता है। वैसे मैं बता देती हूँ, ये जिंक मर्करी एमलगम क्या करता है, जहां पे भी इसको ये दिखता है ना कार्बोनिल कंपाउंड, CO बॉन्ड दिखता है, उसको हाइड्रोकार्बन में चेंज कर लेता है, मतलब ये हटा के 2 H लगाने होते हैं तुम्हें, वो हम उसमें करेंगे, इसको क्लिम्सन रिडक्शन बोलते हैं, विच वी विल डिस्कस इन एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर। तो बेसिकली इसका आंसर ये आता है, ठीक है? लेकिन तुम्हें पहले 3 रिएजेंट का काम पता होना चाहिए। आपको मैंने बताया भी था, अगर आप अल्कोहलिक
KOH या NOH के साथ सोडामाइड मतलब सोडामाइड डालते हो तो वो क्या करने आता है, ट्रिपल बॉन्ड ही बनाने आता है ना। तो यही छोटी छोटी बातें तुम्हें याद है तो काम बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करना, देखो अब रिएजेंट पे बेस्ड आया हुआ, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पहचानो और ये बताओ कि ये रिएजेंट हम कौन से फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे आसान तुम्हें कौन सा लग रहा है, बताओ भाई प्रिंस, सबसे आसान कौन सा लग रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किसके लिए होता है वो? किसके लिए होता है सुमित सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट? मैम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है। एक आ जाएगा सेकेंड। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट कल ही बताया था मैंने तुम्हें, कल परसों फिनोल ग्रुप के लिए टेस्ट होता है। सीरिक अमोनियम टेस्ट मैंने फिनोल के लिए भी बताया था, अल्कोहल के लिए भी बताया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे फिर तुम्हें देखना पड़ेगा। ऑप्शन में यहाँ पे अल्कोहल के लिए लिखा हुआ है तो सी का फिर ऑटोमेटिकली फोर्थ आ जाएगा। अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, ये क्या करता है, अनसेचुरेशन के लिए होता है। इसको हम वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, याद करो बताया था मैंने। तो डी वाला जो होगा वो फर्स्ट पे आ जाए, तो ये हो जाए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ना दोनों के लिए देता है, अल्कोहल और फिनोल के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन में अल्कोहल को और फिनोल दोनों दे रखा हो, तो ध्यान रखना अल्कोहल को मार्क करके आना कि अल्कोहल के लिए टेस्ट देता है। मैं पहले बता दूं, ऐसे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। एक ये भी दिखा दिया मैंने तुम्हें जहां पे उन्होंने फिनोल को नहीं बल्कि अल्कोहल को देखा है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, जहां पे तुम्हें रिएजेंट दे देंगे और पूछेंगे बताओ भाई कौन से फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट के लिए लिया जाता है। और तुम्हारे अराउंड पूरी ऑर्गेनिक में कितने होंगे, 30-35 ऐसे होंगे जहाँ पे ये टेस्ट तुम्हें याद करने हैं, जैसे ल्यूकास टेस्ट भी है ना, और फिक्टर मेयर टेस्ट भी है। अभी आगे तुम जाओगे कार्बिलमिन टेस्ट भी देखोगे, काफी टेस्ट और भी पढ़ोगे। ये वाला क्वेश्चन करो, which one of the following reaction will not lead to the desired ether formation in major proportion? क्वेश्चन समझ में आया? बताओ भाई जनता, मेरे बच्चों, राहुल, सिमरन, अब्दुल्ला, पलक, धनंजय, कृतिका, आरुष, संदीप गर्ग, क्वेश्चन समझ में आया? क्यों नहीं आया पलक? ऐसा क्वेश्चन तो करना चाहिए भाई। विल नॉट, आपको ये बताना है किस केस में ईथर हमें ज्यादा प्रोपोर्शन में नहीं मिलेगा, एज अ मेजर प्रोपोर्शन, मतलब ज्यादा अच्छी यील्ड में नहीं मिलेगा। चलो चेक करते हैं, फर्स्ट वाला मिल जाएगा क्या, बताओ भाई, जवाब देंगे सारे बच्चे। अरे हाँ मुंह से बोलो ना, मैं भी तो मुंह से बोलूँ, मैं सिर्फ फीचर यूज करूँ क्या गूगल मीट के, हैं? मैं भी फिर ऐसे लिख के चली जाऊंगी और तुम्हें कुछ सुनाई भी नहीं देगा मैं क्या भूल गई। मैंने क्या बोला था, एल्काइल हैलाइड शुड बी, बोलो बोलो बोलो, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। अगर तुम सेकेंडरी लोगे तो फिर वहां पे एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी साथ में मिलेगा। टर्शरी वाला लोगे तो भाई साहब ओनली एल्कीन मिलेगी। तो ये तो मजेदार हो जाएगा, बस बन गया ये तो अच्छी यील्ड में मिलेगा हमें। ये देखो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, यहाँ पे मजेदार रिएक्शन हो जाएगी, ये भी मजेदार रिएक्शन हो जाएगी, ये नहीं होगी भाई। फोर्थ वाली देखो मजेदार नहीं होगी, ध्यान से देखो मजेदार नहीं होगी, बिकॉज सेकेंडरी है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन वाला भी मिलेगा, तो जिसकी वजह से इस ईथर की यील्ड क्या होगी, लो यील्ड होगी। हो भी जाएगा बस देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बेटा समझनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं, मान लो ये वाला क्वेश्चन इसने अब दे दिया, सेम वो 2026 में पूछेगा, अब कुछ और स्टेटमेंट बदल के दे देगा, तो बस कॉन्सेप्ट तुम्हें आने चाहिए और क्वेश्चन का थोड़ा स्टेटमेंट समझने आना चाहिए। ये वाला नहीं करना, ये क्या है, टॉलरेंस टेस्ट में नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी। ये वाला क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, देखो करवाया था मैंने क्लास में, दोबारा मैं नहीं करा रही हूँ, देखो एक बार 6th वाला,
इसका आंसर तुम लोगों ने ही बताया था मेरे को, सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये कवर नहीं हुआ है तो ये हो नहीं पाएगा तुमसे। ठीक है, सो ये नेक्स्ट में मैं कराऊंगी। तो बस यही क्वेश्चन थे 2025 के, अब तुम देख लो, एनसीईआरटी बेस्ड आया हुआ पेपर है ना। तो फाइनली हुआ खत्म। अब थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो, गाने सुनो, मैच भी आ रहे हैं, कल मैच है ना अपना ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, है ना, वो देखो, मैं भी देखूंगी। ठीक है, मस्त मजे करो और जो काम दिया वो कर लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ लो, केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लेना, प्लीज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बेशक 50 में से 20 ही ट्राई करो लेकिन कर लेना। ठीक है, कुछ और मेरे से पूछना है तो बता दो, थोड़ी सी बात कर सकते हैं, बिकॉज मेरी क्लास है 8:45 पे। कुछ बात करनी है तो बताओ। ये राहुल को ही हमेशा बात करती हूँ। हाँ राहुल। मैम बूट कैंप में एक लड़का था, नीट का था वो, पर वो जेईई के क्वेश्चन भी लगाता है। तो उसने टेस्ट से पहले जो अल्कोहल फिनोल का टेस्ट है उस दिन रात को आदर्श को पढ़ाया केमिस्ट्री, और उसने करवाए उसको एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और जो आदर्श को आता था उसने वो भी भूल गया आदर्श। और टेस्ट में आदर्श हंस रहा था, बोल रहा था मेरा जो आता था उसने वो भी भुला दिया मेरे से, बोला एडवांस के क्वेश्चन ओलंपियाड के क्वेश्चन करा रहा था वो। तो आदर्श क्यों गया उससे समझने? मैम वो रूम में उसी के साथ था ना, रूम में। संगति खराब होती है भाई, मैं क्या बोलूं। ये हम ना भगवान यही गड़बड़ मैम कर